So let's talk about this paper. और ये कौन सा पेपर है बेटा? This paper is Feb March 2022, पेपर 2 वेरिएंट 2 नए सिलेबस के मुताबिक है और पेपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है। आज क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करें। So we have a radius that we have a sphere that is falling at constant velocity downwards. टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इसलिए फॉल कर रहा है क्योंकि इसका जो ड्रैग फोर्स है फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड, सो जो ड्रैग फोर्स है और जो वेट है वो बराबर हो चुके हैं। इसका रेडियस की वैल्यू ये है, इसकी वेट की वैल्यू ये है, लिक्विड की डेंसिटी रो है एंड व्हाट एल्स कांस्टेंट वेलोसिटी है। इस बात को याद रखो। तो आपको पता है कि वो कह रहे हैं 3 फोर्सेस एक्ट ऑन द स्फीयर, क्योंकि वो मूव कर रहा है। अगर वो ना मूव कर रहा होता तो सिर्फ 2 फोर्सेस एक्ट करती है, लेकिन मूव कर रहा है तो तीसरी फोर्स भी आ जाती है। वेट ऑफ द स्फीयर इज द गिवन, upthrust acting on it is given. By the way, the 3 forces, let's just go ahead and identify them. सबसे पहला इसका वेट, उसके बाद क्योंकि ये डाउनवर्ड्स जा रही है तो इस पे जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो, और इसके अलावा इस पे एक और अपवर्ड फोर्स लग रही है जो कि अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट तो किसी भी चीज पे एक्ट करता है लिक्विड, लेकिन ड्रैग फोर्स उस पे लगती है जो मूव कर रहा होता है ऑपोजिट टू द मोशन। विस्कस फोर्स जिसे आप कह रहे हैं वो ड्रैग फोर्स है, राइट। ये वाली जो विस्कस फोर्स है उसका उन्होंने एक्सप्रेशन दिया KRV। R is the radius and V is the velocity, K is a constant. Value of SI units in of K is 17. K की वैल्यू 17 है। काफी इंफॉर्मेशन दे दिया, सब कुछ एक साथ दे दिया, जरा और से सुकून से पढ़ लें। कह रहे हैं कि अब आप सबसे पहले डिटरमिन द SI बेस यूनिट्स ऑफ K के SI बेस यूनिट्स निकाल। सो जो फॉर्मूला है उसी को रीअरेंज करें। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FV upon R into V. Now the unit of force, न्यूटन, बल्कि न्यूटन भी क्या, kg meters per second squared. At this point we don't need to tell each other कि भाई kg meters per second squared कैसे आया। You should know this, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। रेडियस मीटर और स्पीड या वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड। अब जब इसे रीअरेंज करके आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, kg ऊपर ही रहेगा, नीचे वाले m और m मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएंगे, और ऊपर वाले जाके m से जब m स्क्वायर को आप कैंसिल आउट करोगे तो m -1 बन जाएगा। ऊपर s -2 है, नीचे s -1 है, ऊपर जाके s +1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 होता है। तो ऐसा बेस यूनिट आने चाहिए kg पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इंडाइसिस के थ्रू आपने सॉल्व करना। उसके बाद आ जाए आगे, रीड करें। यूज द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्फीयर टू कैलकुलेट द डेंसिटी। वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट कैसे यूज कर सकते हैं डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए? यू शुड नो कि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, रो वी जी। सो रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी। अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या दी हुई थी उन्होंने, ये दी हुई है, यहाँ डालें 4.8 टाइम्स 10 to the power -4 इज द अपथ्रस्ट। रो की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। स्फीयर का वॉल्यूम कैसा आएगा, 4/3 पाई r क्यूब से, और जी तो होता है 9.81। अब इसमें डेंसिटी की जगह डेंसिटी तो आप अननोन रखेंगे, लेकिन इस बात को भी रियलाइज करें कि r की वैल्यू भी आपको पता है 2.1 mm है। सो 2.1 टाइम्स 10 to the power -3 मीटर्स, और उसको क्यूब करना है फिर। मल्टीप्लाई बाय 9.81, ये हो गया। अब सारी चीज को रीअरेंज करें, सॉल्व करें, आगे पीछे करें, और एंड में आपका जो डेंसिटी की वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी 1300 राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बस ये आपने निकालना था, ठीक है।
ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। पार्ट सी रीड करें। On figure 1.1, draw three arrows to show the directions of weight, upthrust, and viscous force. Label these three forces ये and ये. We have already shown all of them. बस D को मैंने FV लिख देना. D को FV कर देता हूँ. W तो हमेशा ही डाउनवर्ड्स होगा, अपथ्रस्ट हमेशा ही अपवर्ड्स होगा, लेकिन जो FV है विस्कस फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द मोशन. इफ यू आर मूविंग डाउन FV इज अप, इफ यू आर मूविंग अप FC इज डाउन, FV इज डाउन. अब इसके बाद कह रहे हैं डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दो. कैसे निकालेंगे वेलोसिटी की वैल्यू? हाउ वुड यू कैलकुलेट द वेलोसिटी? याद रखो उन्होंने आपको बोला था कि एफ वी जो है वो के इंटू आर इंटू वी के बराबर है, जिसके अंदर आपको एफ वी की वैल्यू अभी नहीं पता. You know the value of k is 17. You know that r is 2.1 times 10 to the power minus 3. And you also do not know v. अब एफ वी कैसे आएगा? सारी फोर्सेस का एनालिसिस करके एफ वी आएगा बेटा, और फिर वो जब यहाँ डाल देंगे तो हमारे पास वी भी आ जाएगा. अब सारी फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं बैठ के. एफ वी प्लस यू शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू. दे आर ऑल बैलेंस्ड. तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर कर दो. ठीक है. अब इसके अंदर आपको एक बात यहाँ पे ये रियलाइज होनी चाहिए कि अपथ्रस्ट की वैल्यू आपको पता है, एफ ई की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन क्या वेट की वैल्यू हमें पता है? यस, हमें आई थिंक इन्होंने वेट भी प्रोवाइड किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यू ऑल्सो नो द वेट, सो यू डोंट नो दिस वन, यू नो दिस वन, यू ओनली हैव टू फाइंड दिस वन. अच्छा करें. वेट की वैल्यू दी हुई है 7.2 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 4. उसमें u माइनस करना है. u की वैल्यू दी हुई है 4.8 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 4. यहां से आप f की वैल्यू निकाल लें, वो आ रही है 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन. इस वैल्यू को यहां डाल दें, इज इक्वल टू 17 इंटू 2.1 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3 और इंटू v कर दें, और जब v आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा. v आपने यहाँ से निकालना है, v आपका यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा, और v आ रहा है 6.7 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3. ओके. सेकंड क्वेश्चन करते हैं. वाटर प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, लेकिन वाटर के बारे में बी वेरी केयरफुल नाउ. सो यू माइट हैव टू थिंक ऑफ ईच पार्टिकल सेपरेटली. लेट्स सी. Water leaves the end of a pipe, hose pipe at point P with a horizontal velocity, of 6.6. So water की अभी vertical velocity का component 0 है. Point P is at a height h above the ground. Water hits the ground at point Q. The horizontal distance from point P to Q is 3.5. तो ये दिया हुआ है, ये height अभी नहीं दी हुई, ये speed आपको दी हुई है. Air resistance is negligible. Assume that water between P and Q consists of non-interacting droplets. हर particle का अलग-अलग जो droplet है वो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे को affect नहीं करता. And that the only force acting on each droplet, this is the assumption that we always make, is the weight. Briefly explain why the horizontal component of the velocity remains constant. There is no horizontal force acting on the droplet. जब कोई horizontal force नहीं है तो कोई horizontal acceleration नहीं है, therefore horizontal component of the velocity change भी नहीं होगा. There is no horizontal force, so no horizontal acceleration. नॉन इंटरएक्टिव मतलब एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता. तुम ऐसे समझ लो बस जैसे अलग अलग पार्टिकल्स जो गिर रहे हैं, अलग अलग बॉल्स जो हैं वो नीचे आके गिर रहे हैं. डोंट थिंक ऑफ इट एज पार्टिकल्स दैट कैन अफेक्ट ईच अदर.
So no horizontal acceleration, so no change in horizontal velocity. ठीक है बेटा, शो करना है that time taken from P to Q is 5.3. बहुत आसान है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड भी पता है, सो टाइम क्या होता है, horizontal distance upon horizontal speed, horizontal distance upon horizontal velocity. 3.5 आपका डिस्टेंस है और वेलोसिटी 6.6 है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.53 आ जाएगा। ये आपने शो कर दिया। अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट द हाइट h, ये अच्छा सवाल है, कैलकुलेट हाइट h। ये जब आपको, अब आपने वर्टिकल हाइट निकालनी है तो आपको वर्टिकल मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा। हाउ डू यू एनालाइज वर्टिकल मोशन, यू नीड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो जीरो होगा, सो कैन आई से, इसको मैं u कह सकता हूँ, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को u कह सकता हूँ। हाइट को मैं s बोल सकता हूँ, मेरी डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या एक्सेलरेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगी 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की, राइट। तो टाइम आ जाएगा, टाइम आपको पता है, बल्कि टाइम भी आपको पता है 0.53 है नीचे गिरने का। टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पता है, एस निकालना है। व्हाट फॉर्मूला फिट्स बेस्ट है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस जो है वो मेरा हाइट ही है एक तरह से, यू तो जीरो है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है, तो उसको डालने की जरूरत नहीं, टी से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा, कल वाले क्वेश्चन में तो मैं नेगेटिव ले रहा था, क्योंकि बेटा जब चीज ऊपर जा रही है देन देयर आर डिफरेंट डायरेक्शंस एंड नेगेटिव इज रियली इंपॉर्टेंट टू शो कि कोई चीज डिक्रीज हो रही है। लेकिन अब तो चीज भी नीचे ही आ रही है, ऊपर तो जा ही नहीं रही, तो एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो डाउनवर्ड्स, व्हाई वुड आई टेक अ नेगेटिव साइन। सो दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे टाइम आपको पता है कि आपने पिछले पार्ट में जो निकाला था वो इसका स्क्वायर है, तो हाइट यहाँ से आ जाएगी आपके पास, हाफ इंटू 9.81 इंटू 0.53 का स्क्वायर, और हाइट आ रही है रफली 1.4 मीटर्स। ठीक है बेटा। अब वो कह रहे हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम पीएन स्टेट एक्सप्लेन वेदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्रॉपलेट इज लेस, मोर और सेम एज द डिस्टेंस अलोंग इट्स पाथ। कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे। जरा आप बात को समझ लेना कि चीज का डिस्टेंस क्या होता है। अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो वो ये ब्लू लाइन है, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ टेकन। और अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। सो डिस्प्लेसमेंट इज डेफिनेटली, ग्रीन वाली लाइन डेफिनेटली हैज अ लेस मैग्नीट्यूड देन ब्लू वाली लाइन। सिंपल सी बात करेंगे, क्योंकि ये होता है पाथ और ये होता है shortest distance in a straight line between P and Q। इस केस में P and Q लिख रहा हूँ क्योंकि दो पॉइंट्स P and Q है मेरे पास। ऑलराइट, आगे चलें। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम P to Q। ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है वो कह रहा है जरा डिस्प्लेसमेंट निकाल भी दें बैठ के, डिस्प्लेसमेंट निकाल भी दें बैठ के, तो इसको एस क्यों लिख रहे हैं, हम इसको लिखते हैं ना एस। ये एस जो है ग्रीन लाइन की आप लेंथ निकाल दें। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आपको हाइट पता है, हाइट पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है कि क्या बना रहे हैं, और फिर ग्रीन वाली लाइनें मिलके क्या बना रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहे।
देखो तो हाइट अभी हमने निकाल ली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो ये वाली साइड निकालना क्या मुश्किल है यार, 1 सेकंड में आ जाएगा. सो जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये कितनी आई थी हाइट? 1.4 आई थी. आप सॉल्व कर लें. एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लें यार. सो अंडर रूट 3.5 स्क्वायर प्लस 1.4 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 3.8 मीटर्स. आई होप दिस इज क्लियर. सर कैन बी यूज ग्रेटर देन लेस देन सिंबल इन द आंसर. मतलब ठीक है, समझ आ जाए एग्जामिनर को बात अमाज, लेकिन ज्यादातर बेहतर यही होता है कि आप थ्योरी वाले क्वेश्चन में प्रॉपर सेंटेंसेस लिखें. मैं तो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, और टाइम बचा रहा हूँ, फिर मैं ज्यादा तेज लिखता हूँ, मेरी राइटिंग गंदी हो जाती है, इसलिए बस मैं जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ. ठीक है, बट इट्स बेटर दैट यू जस्ट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस. हाँ, अगर ये सवाल है कि सर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है या पॉइंट्स की फॉर्म में, तो आई वुड से यू कैन राइट इन बुलेट पॉइंट्स. इनफैक्ट इट वुड बी बेटर बिकॉज एग्जामिनर कैन डिफरेंशिएट कि आप क्या क्या पॉइंट लिख रहे हो. लेकिन हाँ, पूरे सेंटेंसेस लाजमी लिखो, इवन इफ यू आर राइटिंग बुलेट पॉइंट्स. चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये प्रॉब्ली चेंज ऑफ मोमेंटम का सवाल है. ये जेट ऑफ वाटर फोर्स लगाएगा, या हो सकता है प्रेशर का सवाल है, देखते हैं. जेट ऑफ वाटर हिट्स अ वर्टिकल वॉल एट राइट एंगल्स. वाटर की डेंसिटी दी हुई है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये दिया हुआ है, किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है ये दिया हुआ है, एंड देन वाटर रन्स डाउन द वॉल. दिस बेसिकली मीन्स कि वाटर की अब वेलोसिटी बाद में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फाइनल वेलोसिटी बॉल बॉल की साथ टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर जीरो हो जाती है. वाटर्स फाइनल वेलोसिटी इज बेसिकली जीरो आफ्टर हिटिंग द वॉल. दैट्स व्हाट आई वुड से. वरना वो कह रहे होते कि पानी कुछ रिबाउंड करता है इस तरह, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा. The water runs down the wall after show that over a time of 1.6 seconds, mass of water hitting is 1.2 kg. ये आपको शो करना है. अब कैसे निकालते हैं मास इन अ टाइम ऑफ 1.6 सेकेंड्स? देखो, वाटर की जो वेलोसिटी है, थिंक ऑफ दिस एज अ सिलेंडर. सिलेंड्रिकल जेट है ना पानी का, सिलेंड्रिकल जेट है. तो अब ये रियलाइज करें कि जब पानी ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा बेटा, तो इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड. अगर मैं उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी इस जेट की. 5.6 इंटू 5 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा बेटा? 5 इंटू 1.6 बताना जरा कितना होगा. कैलकुलेटर पड़ा ही नहीं मेरे पास, बिल्कुल ही नहीं रखा हुआ, जल्दी जल्दी से बता दो, शाबाश. 5 इंटू 1.6, हाँ जी 8 आ रहा है. तो 8 है इस जेट की लेंथ. ठीक है, इस जेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ऊपर दिया हुआ है, तो इस जेट का वॉल्यूम क्या हो गया? 8 इंटू एरिया, जो कि है 1.5 टाइम्स 10⁻⁻⁴. ये आ गया वॉल्यूम. अब वॉल्यूम के बाद आप मास कैसे निकालते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से. डेंसिटी आपको दी हुई है 1 टाइम्स 10⁻³ और इसमें आप वॉल्यूम की एक्सप्रेशन डाल दो 8 इंटू 1.5 टाइम्स 10⁻⁻⁴. इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2. 1.2 आपका शो हो जाएगा. 1.2 kg आपने शो कर दिया. और इफ यू कैन डबल चेक द कैलकुलेशंस दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि मैं बगैर कैलकुलेटर के कर रहा हूँ. ठीक है, मैं बेसिकली बस फाइनल आंसर मार्क्स स्कीम से देख रहा हूँ, टाइम बचाने की बहुत कोशिश कर. अच्छा जी, अब बात सारी यहाँ पे ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपने मास निकाल लिया, कह रहे हैं डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम निकालें ड्यू टू हिटिंग द वॉल. सो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, मास कितना है? 1.2 kg. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर्स पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर्स पर सेकेंड. चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? m p माइनस एम यू, और इन अदर वर्ड्स m कॉमन, v माइनस यू. m हो जाएगा 1.2, v आपका 0 है, माइनस साइन में आंसर आएगा, बट दैट्स बिकॉज डिक्रीज हो रहा है मोमेंटम. बट क्योंकि डिक्रीज का वर्ड ऑलरेडी यूज हुआ है, तो माइनस साइन इंक्लूड करना ऑप्शनल है, काइंड ऑफ नॉट नेसेसरी, राइट.
एनीवे सो यहाँ पे डालेंगे 5 इंटू 1.2 कर दें जरा। आई थिंक इट विल बी 6.0। 6 मत लिखना, 6.0 इसलिए लिखना क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना होगा। ये बात शायद बहुत दफा बता चुका हूँ, तो इसको लाजमी ध्यान में रखना पेपर देते वक्त, ठीक है? छोटी छोटी बातें भूलना मत पेपर करते हो। हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल दें, exerted on the water by the wall। अच्छा, बाय द वे दे कुड हैव रिप्लेस दिस। असल में तो आप ये सोच रहे हो कि यार पानी वॉल पे फोर्स लगा रहा है, वॉल पानी पे कौन सी फोर्स लगा रही है? यहाँ पे आ जाता है थर्ड लॉ। पानी भी वॉल पे जो फोर्स लगा रहा है, वॉल भी पानी पे वही फोर्स लगा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इट्स जस्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, एंड दे माइट आस्क यू टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, वो बोले ऑन द वाटर बाय द वॉल, अगले पार्ट में शायद बोल दें ओ ये देखो लिटरली वही सवाल किया गया उन्होंने, इसके बाद अगले पार्ट में यही पूछा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर। ऑब्वियसली दोनों सेम होंगी क्योंकि थर्ड लॉ के बारे में बात होगी। खैर, सो अभी ये निकाल लेते हैं। फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एज इफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अब टाइम आपको याद है 1.6 सेकंड्स का था। ये जो मास ऑफ वाटर है 1.2 kg का, ये वॉल को जाके 1.6 सेकंड्स में हिट कर रहा था, राइट? ऊपर दिया हुआ है। सो चेंज ऑफ मोमेंटम ऊपर वाला यूज करें 6.0 वाला, और यहाँ पे 1.6 से डिवाइड करते हैं। सो नाउ व्हाट डू यू गेट? 3.8 न्यूटन की फोर्स। अब वो कह रहे हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वाटर। ऊपर आपने निकाला बाय द वाटर ऑन द वॉल, ऑन द वाटर बाय द वॉल, इसमें उल्टा कर दिया। सो आप बताएंगे सेम मैग्नीट्यूड एज क्या है ये आंसर? बी पार्ट टू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड एज बी पार्ट टू, या सिंपली लिख दो यार 3.8 न्यूटन ही है, because Newton third law is applied here. Newton's third law is kind of universal, it is applied everywhere. ठीक है बेटा? कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। फोर्स आपने निकाल ली थी, 3.8 न्यूटन आ रही है, और एरिया की वैल्यू उन्होंने शुरू में दी थी, ये 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस। अभी तक ये मुझे पेपर बहुत ही आसान लगा है, इसमें कुछ भी घुमा के नहीं आ रहा, बड़े सीधा सीधा चल रहा है सब कुछ, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। So what's the answer? 2.5 times 10 to the power 4 pascals। काफी प्रेशर होता है। All right। अभी तक सवालात न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे ही चल रहे हैं, इसके बाद वेव्स है। All right, कंटिन्यू करते हैं। वेव्स का एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बहुत लंबा है, और फिर पार्टिकल फिजिक्स का। चलो लेट्स कीप गोइंग। सो -6 लिख सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम यूजिंग -6, बट देन एवरीथिंग विल बी इन माइनस, व्हिच इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, चाइल्ड मूव डाउन द स्लोप, कह रहे हैं स्लाइड पे जा रहा है चाइल्ड, एंड दे सेइंग द चाइल्ड मूव्स फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट एक्स। सो पॉइंट एक्स पे स्पीड 0 है, रेजिस्टिव फोर्स इस पे ये एक्ट कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट y इज 300। ओके, x पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, y पे काइनेटिक एनर्जी 300 है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बाय 300 जूल्स। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, और वो है 3200 जूल्स का। वाओ, गुड क्वेश्चन। डिटरमिन द रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट y when resistive force is 76 versus kinetic energy of the child at y when there is no resistive force. Good. अगर resistive force है, with resistive force kinetic energy कितनी है? 300 joules. But can you give me a number directly without any calculation? कि अगर resistive force ना होती तो बच्चे की y पे क्या kinetic energy होती? बताओ शाबाश, कॉन्फिडेंस के साथ आराम से जवाब दो, बहुत ही इजी सवाल पूछा है मैंने। अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स ना होती तो बच्चे की काइनेटिक एनर्जी y पे क्या होती?
एम आई राइट? ये है विद नो रेजिस्टिव फोर्स। अगर रेजिस्टिव फोर्स है, विद रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, सम ऑफ दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट सारी की सारी तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें। बाकी की सारी जो वेस्ट हो रही है वो है वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, जिसके अंदर आप F इंटू डी डाल सकते हैं, रेजिस्टिव फोर्स टाइम डिस्टेंस डाल सकते हैं। सो ऑब्वियसली एक केस राइट लेफ्ट वाला और एक केस राइट वाला। तो भाई अब डिक्रीज इन जीपी कितना हुआ था यार? 3200 जूल्स का हुआ था, तो ये भी 3200 जूल्स ही होगा। तो यहाँ पे आप निकालेंगे 3200 जूल्स। 300 ओवर 3200 क्या होता है? 0.094। किसी ने जवाब ही नहीं दिया मुझे, इतना सवाल आसान से क्वेश्चन था। चलो, कह रहे हैं यूज द आंसर इन ए। एक और रेशियो निकालें, स्पीड ऑफ द वाई when there is a resistive force, speed of the child at y when there is no resistive force. Good question. अब ये काम जो है ये बड़ा आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो होता है हाफ mv²। अगर आप इसमें v को सब्जेक्ट बना लें तो ये हो जाता है 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन m का अंडर रूट। अब यही एक्सप्रेशन को आप ऊपर न्यूमरेटर वाली साइड पे भी लिखें और डिनोमिनेटर वाली साइड पे भी, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी स्लैश m अंडर रूट। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाली। यहाँ पे के ई की जगह मैं क्या डाल दूंगा? 300 डाल दूंगा, अपॉन दोबारा से डालें 2 टाइम्स के ई। नीचे वाली के ई में किसकी वैल्यू डालूंगा? 3200 वाली, और अंडर रूट। इनफैक्ट क्या पूरी चीज पे ही अंडर रूट लगा दो, पूरी चीज पे ही आप अंडर रूट लगा दो। 2 और 2 तो कैंसिल हो रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी को कैंसिल नहीं कर देना, मास को कैंसिल करना। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, ये 1 है ये 2 है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ना, एक 300 है और एक 3200 है। सो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा कुछ ऐसा, अंडर रूट 300 ओवर 3200। इन अदर वर्ड्स पिछले आंसर का अंडर रूट ले लें तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। सो आंसर क्या आ रहा है? इसको आप जब करेंगे कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.31 रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड फ्रॉम x टू y। बेटा ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ बनाई ना, इससे सारा काम हो जाएगा। एवरीथिंग कैन बी डन फ्रॉम हियर, राइट? दिस इज द की थिंग। ये एक्सप्रेशन से ही इस तरह के सारे सवाल सॉल्व होते हैं। काफी प्रैक्टिस हमारी है इस चीज की, होपफुली। सो काइनेटिक एनर्जी थी 300 जो इंक्रीज हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई? 3200 की। वर्क डन होता है रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स की वैल्यू भी आपको पता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ दी हुई थी 76। तो आप यहाँ पे 76 ही डाल दें, खत्म ही करें बात। और इसको जब रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 3800, 38 सॉरी 3800 बोल रहा हूँ, 38 मीटर्स। स्लाइड कौन सी होती? 3800 मीटर्स। अब बच्चा जाके एक बोर्ड के अंदर घुस रहा है। चाइल्ड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ बोर्ड। ब्रॉट टू रेस्ट, पार्ट सी का कोई और मेथड है? दिस इज द ओनली मेथड, यही मेथड है बेटा। यू जस्ट बजट द एनर्जी, मेक द इक्वेशन ऑफ एनर्जी चेंज कि ये वाली एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है इतनी। So that's how you do it basically. Okay, child is brought to rest by a board. So child will go bump into the board. Spring is going to compress. Kinetic energy of the child will convert into the elastic potential energy of the spring, and that's when his kinetic energy will become zero. The spring obeys Hooke's law. तो आप सारे वो जो formulas पढ़े deformation के chapter में energy वाले वो यहाँ use कर सकते हैं। Spring has a spring constant, K की value 63 है। Child hits the ball, move to the right and compresses the spring. The speed of the child becomes zero when elastic potential energy of the spring has increased to 140 joules. Calculate the maximum compression of the spring. Spring की elastic potential energy का formula याद है किसी को?
हाफ एफ ई कल भी यूज किया था हमने, हाफ एफ ई। लेकिन आप एफ कैसे निकाल सकते हैं? एफ कैसे निकाल सकते हैं? एफ तो आपको पता ही नहीं कि स्प्रिंग में कितनी फोर्स, स्प्रिंग बच्चे पे कितनी फोर्स लगा रही है, तो आपको नहीं पता, ना दी हुई है ना उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, ना एक्सटेंशन बताई हुई, एक्सटेंशन भी फाइंड आउट करनी है। ये वाला फॉर्मूला तो था ना, लेकिन एक हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपको दिया हुआ है, एक्स कैन बी कंप्रेशन और एक्सटेंशन। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी 140, ये हो गया 1/2, के की वैल्यू हो गई 63, और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर करें और इसको फाइंड आउट कर लें, एंड देन व्हेन यू फाइंड इट यू गेट 2.1 मीटर स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। कह रहे हैं परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल दें ऑफ द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। नाउ ऑब्वियसली एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का ऐसा सिंबल भी होता है ऐसा खूबसूरत सा, ऐसे नीटा, इस सिंबल को बोलते हैं नीटा, but you don't really need to efficiency लिख दो, कुछ भी लिख दो। So the useful output, which in this case is obviously our elastic potential energy, right? And input, which in this case was the kinetic energy, and then you just multiply by 100. So what do you need to do? 140 आपको आउटपुट मिला था स्प्रिंग की कंप्रेशन, और 300 था इनपुट, इंटू 100 किया, what do you get? Around 47% efficiency. अब ये अच्छा सवाल है, ग्राफ अभी तक आया नहीं, इस पूरे पूरे क्या कहते हैं सिलेबस पेपर के अंदर अभी तक ग्राफ ही नहीं आया था। 4 सवाल के एंड पे जाके फिर ग्राफ आया स्केच करने। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज एक्स नॉट, ये रही मैक्सिमम कंप्रेशन ग्राफ पे लेबल करके दी गई। स्केच द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विद कंप्रेशन। बेटा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला के हिसाब से सब चीजें सारे ग्राफ स्केच हो जाते हैं। You look at the algebraic expression and then you sketch its graph. You should have enough information from the equation. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू में क्या होगी? जब स्प्रिंग कंप्रेस ही नहीं हुआ तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू में तो जीरो है ना। इनिशियली द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग इज जीरो, सो 0,0 पे पहला पॉइंट आ जाएगा। और x नॉट की वैल्यू पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, बट वी कैन स्टिल से x नॉट की वैल्यू पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की थी 140। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। द थिंग इज, हाउ डू यू नो कि ये ग्राफ की शेप कैसी होगी? हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का ग्राफ की शेप कैसी होती है? उस दिन याद है सारे स्केच करके दी थी और कहा था स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है अगर वो पूरे कोऑर्डिनेट पे देखा जाए तो ऐसा होता है, याद करो। Which part are we looking for? Just this part. We are just interested in this part of the graph, the positive part. So this is what we sketch. We just sketch this. जीरो ग्रेडियंट से स्टार्ट करना, बिल्कुल ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो हमारा। ये लो, ये हमारा क्वाड्रेटिक कर्व है जिसका आधा पार्ट हमने बना दिया। ठीक है भाई, समझ गए आप? तो ये आपका कर्व है। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट नहीं यार, क्या रह गया? और जल्दी जल्दी करो। स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। सो हाउ अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड, इसका भी यही जवाब होता है। कंडीशन ये है, दो वेव्स होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए। ऑब्वियसली लाइट और साउंड तो आपस में सुपरपोज नहीं करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी एक दूसरे के। उनकी क्या कहते हैं वो सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, सेम वेवलेंथ स्लैश फ्रीक्वेंसी, ऐसा है कुछ भी इस तरह की बात लिखो। सो व्हेन दे ओवरलैप, वो क्या करती हैं? सुपरपोज करती हैं, सुपरपोजिशन होती है, और उससे बन जाती है आपकी stationary wave. Obviously you have to write this in a proper sentence. This is like 1 or 2 sentence answer, right? Two waves traveling at same speed with the same wavelength. Same speed भी बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, स्पीड भी सेम हो तो ये भी आपकी कंडीशन ही बन जाती है, लेकिन ये ऑप्शनल है। वेवलेंथ का मेंशन करना लाजमी है, स्पीड का मेंशन करना ऑप्शनल है। जब वो ओवरलैप करेंगे ऑब्वियसली तो उनकी सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव उनकी रिजल्टेंट वेव बनेगी।
ठीक है जी। अब बात करते हैं, अब ये सवाल आया स्टेट द फेज डिफरेंस। आपको याद होगा ये शायद सवाल अभी हमने कब किया, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई टोल्ड यू कि जब सर ऑपोजिट डायरेक्शन सब में तो नहीं होगी बेटा, स्टेशनरी वेव के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जब दो प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल करती हैं तभी वो स्टेशनरी वेव बनाती है। स्टेशनरी वेव बनती ही ऐसा, यू नीड टू प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। और वो ज्यादातर ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे ट्रैवल करती हैं, आप एक ही वेव प्रोड्यूस करते हो तो सामने से रिफ्लेक्ट होके आती है, तो वो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है और जो जाने वाली वेव होती है वो ओवरलैप करके सुपरपोज करती हैं और स्टेशनरी वेव बना लेती हैं। अब फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन अ स्टेशनरी वेव बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। इनके सवाल की वर्डिंग को आप जरा समझो, उस दिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था यू रिप्रेजेंट अ स्टेशनरी वेव लाइक दिस। अबे यार ये तो नहीं करने देंगे। स्टेशनरी वेव अगर आप ऐसे बना लें, राइट, और इसके अंदर आप नोड्स एंटी नोड्स वाले पॉइंट को जरा क्लियर कर दें, तो कह रहे हैं कि यार कोई से भी दो नोड उठा लें, ये वाला नोड और ये वाला नोड, इनके बीच में कोई भी पॉइंट हो यहाँ पे, एनी पॉइंट बिटवीन दिस टू, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, दे आर इन फेज, इन फेज होते हैं ये वाले सारे पॉइंट्स। सो इनका फेज डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्रीज होगा यार। डिग्रीज उन्होंने आगे लिखा हुआ है तो बस आप 0 लिखो। इज दैट क्लियर? अगर पूछे कि भाई ये वाले जो पॉइंट्स हैं सारे, इनका आपस में फेज डिफरेंस, ग्रीन वालों का सबका आपस में फेज डिफरेंस तो 0 होगा, लेकिन ग्रीन वालों का रेड वाले से फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the next part. Motorcyclist is traveling at 30 meters per second along a straight road. Rider of the motorcycle sees a pedestrian standing in the road directly ahead and operates a horn emitting a warning sound. So pedestrian is the observer. Pedestrian hears the warning sound at a frequency of 543. This is the observed frequency. This is the speed of the source, the speed of the motorcycle. And this here is the speed of the sound, 334. आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द साउंड। आपने निकालना है एफ एस निकालना है आपको। फॉर्मूला इज एफ एस इंटू वी, वी प्लस माइनस वी एस। जी बेटा, टूवर्ड्स मूव कर रहा है ना, टूवर्ड्स में कौन सा साइन आता है, माइनस साइन, याद है ना, माइनस साइन आएगा। तो अब यहाँ पे जरा अप्लाई कर लेते हैं पूरी बात को। एफ एस आपको फाइंड आउट करना है, वी की वैल्यू साउंड की है ना 334 होगी, नीचे दोबारा 334 माइनस 13, और यहाँ पे एफ ओ आपको पता है कितनी फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रही है, 542। सो व्हेन यू फाइंड इट आउट you get 522 as your answer. Now then, motorcyclist rider passes the stationary pedestrian, moves directly away from her. As the rider moves away, he operates the horn for a second time. The pedestrian now hears the sound that is increasing in frequency. Sound की frequency increase हो रही है. State the variation, if any, in the speed of the motorcycle. वाओ, गुड क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी वेरी, 1 मार्क का सवाल है लेकिन बहुत ही लॉजिक से सोच के जवाब देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अब स्पीड को क्या हो रहा है इसके लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंट्यूशन चाहिए, बहुत बात समझनी है। हियर यू गो, ये रहा आपका मोटरसाइकिलिस्ट, ये आपका ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ऑब्वियसली व्हेन ही इज मूविंग टुवर्ड्स हिम, और इसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी थी 522 हर्ट्ज जो प्रोड्यूस कर रहा था, इसको जो सुनाई दे रही थी साउंड, what he heard was the sound that he was hearing, उसको जब साउंड सुनाई दिया तो वो क्या था, 534 हर्ट्ज, 543 हर्ट्ज की साउंड सुनाई दे रही, ये उसको सुनाई दे रहा था। अब जब ये साइकिल वाला बेटा दूर जा रहा होगा ना, ये साउंड इसको सुनाई दे रहा था जब ये यहां से आ रहा, अब जब ये मोटरसाइकिल वाला बेटा दूर जा रहा होगा, अब इसमें जरा एक कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, बहुत गौर से देखना।
अब मोटरसाइकिल वाले की जो साउंड यूं ट्रेवल कर रही है, तो इसको जो साउंड सुनाई दे रही है उसकी हमें वैल्यू पता है कि 522 से, ये तो सब जानते हैं कि जो वैल्यू उसको सुनाई देगी दैट शुड बी less than 522 now, because when you're moving away, wavelength increases, the observed wavelength is more, but the observed frequency obviously is going to be less. So whatever he hears will be less than 522, because 522 hertz की तो sound वो produce कर रहा है, 522 hertz का वो sound produce कर रहा है, लेकिन जो उसको सुनाई दे रहा है ना बेटा, इसके कानों में जो आवाज जा रही है वो लेस देन 522 हर्ट्ज की होगी। लेकिन मसला ये नहीं है, ये तो सबको पता है। उन्होंने कहा कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है। सो साइकिल पे जो बंदा जा रहा है मोटरसाइकिल पे, क्या उसकी स्पीड बढ़ रही है या उसकी स्पीड कम हो रही है? अब सोचो जरा, जितना ज्यादा स्पीड से जाएगा साइकिलिस्ट दूर, मोटरसाइकिलिस्ट, उतनी ज्यादा ये वेव लेंथ स्ट्रेच होती जाएगी और उतनी ही कम होती जाएगी हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन मूविंग अवे। सो ही इज गोना हियर द साउंड दैट इज मोर, और ज्यादा 522 से कम होता जाएगा और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी है तो 522 से कम, लेकिन बढ़ रही है स्लोली। इसका मतलब जो साइक्लिस्ट है वो कांस्टेंट स्पीड पे नहीं जा रहा। मैंने अभी बात की उल्टी, जिस जो आंसर है उसकी उल्टी बात मैंने ऑलरेडी बता दी। इफ इज इंक्रीजिंग इन स्पीड then the wavelength stretches more and more, so the frequency in decreases more and more। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर रही है इंक्रीज, इसका मतलब उस बंदे की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। सो इसमें उन्होंने बेसिकली डॉपलर इफेक्ट में एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट घुसा दिया, which is asked in like one or two other questions as well in the past paper। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा इशू है? आई थिंक स्क्रीन गायब हो गई, एक मिनट के लिए। I'm just gonna share my screen again। Okay, can everyone see the screen? तो जो बात मैंने एक्सप्लेन किया, होपफुली ये समझ आई है सबको, ठीक है? दिस इज अ वेरी 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 गुड 1 मार्क क्वेश्चन ओनली, बट ट्रिकी थोड़ा सा, इसमें डॉपलर इफेक्ट में चीजें। ओके बेटा, दोबारा बताता हूँ। जब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये है, लेकिन जो सुनाई देती है फ्रीक्वेंसी वो हमेशा इससे ज्यादा ही होती है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मोर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम हिम, ऑब्वियसली यू आर मूविंग अवे, आप तो दूर जा रहे हैं, राइट? लेकिन होता ये है कि आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी 522, लेकिन जो बंदे को सुनाई देगी दैट विल बी लेस देन 522। उसको कोई 490 की, 495, 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, लेस देन 522 होगी। अब अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो जो चेंज, जो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, वो कांस्टेंट होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब कहने का मकसद ये कि आप इस बात को रियलाइज करें कि ऊपर वाला डॉक्टर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करके लिख सकें, सो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं किसी तरह यहाँ पे यहाँ पे उसको रीअरेंज करने का भी फिलहाल तरीका नहीं है। बट द आइडिया इज कि बेटा सीन यहाँ पे सारा ये बन रहा है, बल्कि मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ। चलो, मैंने वो वाली एक्सप्लेनेशन दी थी, मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लेट मी में एफ ओ जो है वो आपका वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। एफ एस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये 522 कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड 334 कांस्टेंट है। ये जो v है, अब यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए ना, मूविंग अवे वाला केस है, ये अवे वाला केस है। अब जरा इस बात को समझना, ये मैथमेटिकली इस बात को समझना, प्लस साइन है। वो कह रहे हैं कि यार एफ ओ जो है वो बढ़ रहा है, एफ ओ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वी को क्या हो रहा होगा? दिस इज लाइक सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन। अब ये चीज 1000 दफा कर चुके हैं, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में। अगर एफ ओ जो सुनाई दे रहा है वो बढ़ता जा रहा है, प्लस साइन क्यों है? क्योंकि अवे मूव कर रहा है, वो बात तो डिस्कस हो गई। बट ये बढ़ रहा है, तो इसको क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा होगा। मैथमेटिकली इसको आंसर करना आसान है ना, वहां पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही होगी। सो इट्स दैट सिंपल, स्पीड इसलिए डिक्रीज कर रही है।
speed decreases. Hopefully the mathematical explanation is a bit easier to understand. समझाना भी आसान होता है, समझ भी आ जाती है once you just know कि फॉर्मूला है क्या. ओके जी, पोलराइजेशन, वर्टिकली पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है. द लाइट इज ऑलरेडी पोलराइज्ड इन अ वर्टिकल प्लेन. लाइट की जो ऑसिलेशंस हैं वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है. Unpolarized light has already been passed through a vertical filter and now it's incident on another filter which is tilted at an angle of 20 degrees. ये इसकी incident intensity है और ये इसकी transmitted intensity है. And they are saying एंगल 20 का है. आप ये बताएं कि ये आप रेशियो निकाल सकते हैं, कंसिडरिंग कर, इस रेशियो को कंसिडर करें और एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट बता सकते हैं. अब याद करो एम्पलीट्यूड का, इसका लंबा तरीका भी और छोटा तरीका भी है, पहले भी बताया था. एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप इंटेंसिटी से क्या है? I is proportional to a square, or in other words can we say I is proportional a is proportional to under root of intensity, right? इसके बाद आपको ये पता है बाय, उन्होंने बोल दिया है, आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, बाय कंसिडरिंग द रेशियो IT ओवर I नॉट, और इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, राइट? तो अगर ये चीज जो है IT अपॉन I नॉट is equals to AT अपॉन A नॉट, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है आप उनके रेशियोज को कंपेयर कर सकते हो. अब यूजुअली हम यहाँ स्क्वायर लगाते हैं, बट सिंस वी वांट टू फाइंड आउट द राइट हैंड साइड, व्हाई नॉट जस्ट रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम हियर और यहाँ पे अंडर रूट लगा दें. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे करना ये था कि इसको अगर अंडर रूट लगाता हूँ तो इस पर भी अंडर रूट लगता है, तो ये क्या बन जाएगा? सिंपली कॉस स्क्वायर बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा. सो बात ये रियलाइज होती है कि एम्पलीट्यूड्स का जो रेशियो होता है वो सिंपली कॉस थीटा के बराबर होता है. इट्स दैट सिंपल. मलूल्स लॉ जो है, मलूल्स लॉ वो ये वाला है. टेक्निकली मलूल्स लॉ इज फॉर योर intensity. Like this is what they teach you in the book or in the syllabus. This is what you deduce from it. इससे deduce किया हमने. वैसे तो जरूरत ही कोई नहीं इतना बच्चों वाले, लेकिन जबरदस्ती हम उन्हें वर्किंग करके दे रहे हैं क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई, तो कर दो यार. अब इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना पूरे सवाल में, बस कॉस के अंदर 20 डालना और आंसर आ जाएगा यार. बस कॉस 20 डाला और आंसर निकाल लो. कॉस 20 कितना होता है? 0.94. खत्म हो गया सवाल, इतना सा. अब बात क्या थी? तो ये कह रहे थे द फिल्टर इज नाउ रोटेटेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम. स्टार्टिंग पोजीशन 20 डिग्री की है, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ 20 डिग्रीज. याद रखो स्टार्टिंग पोजीशन 20 डिग्री पे फिल्टर. उसके बाद उसको फर्दर रोटेट करते हैं. डायरेक्शन ऐसी है, द रोटेशन ऑफ एंगल इज सच दैट द एंगल इनिशियली इंक्रीजेस. मतलब इसको यार यूं रोटेट कर रहे हैं, सिंपल लफ्जों में इसे यूं रोटेट कर रहे हैं, एंगल बढ़ा रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? क्लॉकवाइज रोटेट करें तो एंगल 20 से 30, 40, 50 बढ़ेगा, ठीक है? क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मिनिमम एंगल थ्रू विच द फिल्टर मस्ट बी रोटेटेड. एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, एंगल ऑफ फिल्टर की पोजीशन नहीं निकालना, जिसमें इंटेंसिटी जो ट्रांसमिटेड लाइट की होगी वो ओरिजिनल वैल्यू पे बराबर आ जाएगी जो 20 डिग्री पे थी. अब मैंने आपको दिखाया था वो ग्राफ जो मैं यहाँ स्केच करूंगा अब आपके लिए, इंटेंसिटी वर्सेस एंगल का ग्राफ. इंटेंसिटी एंगल से कैसे वेरी करती है? 0, 90, 180. Let's take it a step further and take it to 360. जब एंगल 0 का होता है तो इंटेंसिटी मैक्स होती है. जब एंगल 90 डिग्री का होता है तो इंटेंसिटी 0 होती है. जब एंगल 180 डिग्री होता है तो इंटेंसिटी दोबारा मैक्सिमम होती है क्योंकि फिल्टर दोबारा वर्टिकल हो जाएगा. जब एंगल 270 का होता है फिल्टर दोबारा हॉरिजॉन्टल हो गया. फिर 360 का होता है मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया. सो दिस इज व्हाट द ग्राफ लुक्स लाइक. थोड़ा सा ग्राफ बेहतर करके बना रहे हैं. दिस इज एक्चुअली अ ग्राफ ऑफ cos स्क्वायर थीटा. किसी भी ग्राफिक कैलकुलेटर में cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x का ग्राफ बनाओ,
cos स्क्वायर x का ग्राफ बना के देखो, डेस्मोस वगैरह में डालो तो तुम्हें यही ग्राफ मिलेगा। या मैथ्स में अगर तुम लोगों ने cos का ग्राफ बना तो यकीनन cos स्क्वायर का भी ग्राफ प्लॉट किया होगा, नहीं किया तो अगली साल की ट्रिग्नोमेट्री में लाजमी करोगे। नाउ द थिंग वाज प्रीटी सिंपल भाई, स्टोरी ये थी कि 20 डिग्री के एंगल पे कुछ इंटेंसिटी ये थी, इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ यूं थी। तो अब यही इंटेंसिटी दोबारा आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी। अब जाहिर सी बात है ग्राफ इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन चलो इसको जरा जबरदस्ती वहां लेके जाते हैं जहाँ हम लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे ये वो एंगल क्या है जिसपे वही इंटेंसिटी मिलेगी। सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, तो अगर इधर से 20 है तो 180 से भी 20 होना चाहिए। तो कैन आई से दैट दिस पॉइंट, दिस ग्रीन पॉइंट इज एक्चुअली 160 degrees, but 160 degrees is not the answer. 160 डिग्री नॉट द आंसर, आंसर नहीं है ये आपको। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? आंसर ये होगा कि 20 से लेके 160 डिग्री तक आपने रोटेट कितना किया, 20 से लेके 160 डिग्री तक आपने रोटेट कितना किया अपने फिल्टर को। तो यहाँ पे जवाब ये आ जाता है बेटा कि आपने 20 डिग्री से लेकर 160 डिग्री तक जब रोटेट किया तो 140 डिग्री को की क्लॉकवाइज रोटेशन की, तब ये आंसर आया। दोबारा सेंटेंस दोबारा और कितना करना पड़ेगा? अगर मैं बोलूं एक और एंगल बताओ, दोबारा फर्दर कितना रोटेट करना पड़ेगा? तो वही इंटेंसिटी आपको फर्दर कहां पे मिल रही है? अब यहां मिल रही है। अब ये क्या वैल्यू है? ये यहां से 20 है, यहां से 20, तो 180 में जरा 20 प्लस करो तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये होगी 200। अब आपको आगे और फर्दर कितना रोटेट करना पड़ रहा है? फर्दर आपको 40 डिग्री रोटेट करना पड़ रहा है, फिर फर्दर आपको दोबारा 140 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, फिर 40 डिग्री पे दोबारा वही इंटेंसिटी आ जाएगी। राइट? सवाल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया मैंने खुद ही, क्योंकि ये हम वैसे ही पहले कर चुके हैं। चलें इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट और जरा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, क्योंकि मुझे दूसरी क्लास लेने भी जाना है। कल ओ लेवल के बच्चों का पेपर है, उनको रात तक पढ़ाना है आज। चलें जी, कल आपकी बारी है। Resistance, metal resistance wire are connected to an EMF of 8 volts battery, negligible internal resistance. Power dissipated by the resistance wire is 36 watts. Calculate the current in the resistor wire. I think ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर जो है वो 8 है और पावर 36 है। तो क्या हम P इज इक्वल टू वी आई आराम से यूज कर सकते हैं? 36 इज इक्वल टू 8 इंटू आई। सो 36 अपॉन 8 कितना होता है? इज इट 4.5? Yes, it is 4.5 amperes. बहुत आसान सवाल का स्टार्ट था। उसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट पास थ्रू द वायर इन अ टाइम ऑफ 50 सेकंड्स। पहले निकालो चार्ज कितना पास करता है। चार्ज आप निकालेंगे करंट इनटू टाइम से, Q इज इक्वल टू IT इज चार्ज। सो 4.5 इंटू 50 से आपके पास चार्ज आ जाएगा, चार्ज आएगा 225 कूलम्स। अब आपने कल भी इस तरह का क्वेश्चन किया था कि नंबर अगर आपने निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप टोटल चार्ज लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो जिसकी वैल्यू E होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। E क्या है? 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम। सो 225 अपॉन E किया और इससे आंसर आ जाएगा 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर 21। सॉरी कूलम्स नहीं लिखना, वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं वायर में। उसके बाद कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर निकाल दें। ये पावर वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं आप। V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V ओवर I से भी निकाल सकते हैं। You already know that the potential difference across the wire is 8 and the current passing through is 4.5. So 8 over 1.5 कितना हो जाएगा? 8 over 1.5। अच्छा इवन आप R is equals to सॉरी P is equals to V square over R या P is equals to I square R से भी निकाल सकते थे ये। But anyways your answer would be still the same, which is 1.8 ohms. उसके बाद अब आगे सवाल अच्छा है, कह रहे हैं मेटल ऑफ द रेजिस्टेंस वायर है रेजिस्टिविटी, ये रो की वैल्यू दी हुई है। रेजिस्टिविटी जो मटेरियल पर डिपेंड करती है वो ये रेजिस्टिविटी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज दिस, आप लेंथ निकाल दें। अब ये सवाल बहुत आसान है, इस वाले फॉर्मूला से काफी मुश्किल मुश्किल सवाल भी आते हैं, रेशियो टाइप वाले सवाल जो उनके फेवरेट हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल डाला। रो एल अपॉन ए फॉर्मूला यूज करें, सब कुछ आपको दिया हुआ है, आप बस एल निकाल के दे दें। वायर का रेजिस्टेंस 1.8 है, रो की वैल्यू 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर -6 है। कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना, इतना आसान।
एक बहुत नहीं, एरिया को कन्वर्ट करना है, सॉरी, एरिया को कन्वर्ट करना है, एल आपको निकालना है। एरिया है 0.25 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करेंगे? पहली बात तो है डिवाइड करेंगे। किस चीज से डिवाइड करेंगे? 10 की पावर या मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आप तब करते हैं जब आप मीटर को मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। बट नाउ या मिलीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एसेंशियली आप 10 की पावर -6 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जब आपका ये काम हो जाएगा तो इससे आप सारी कैलकुलेशन करेंगे और आपकी लेंथ आएगी 0.32 मीटर्स। अब वो कहेंगे इस चीज को किसी से रिप्लेस किया, अब आप बताएं क्या फर्क पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। सर्किट इज मॉडिफाइड बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल वायर। रीड करो जरा क्वेश्चन में, पेन चार्ज कर लो तब तक। ओरिजिनल वायर को रिप्लेस किया विद द सेकंड रेजिस्टेंस वायर। सेकंड वायर हैज अ ग्रेटर डायमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है बेटा, तो किस चीज में फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, याद रखना। There are no other differences between the second and the original wire. By reference to resistance, state and explain whether the power dissipated by the second wire is more, less, or the same as dissipated by the original wire. Okay, तो अब आप ये देखें कि पावर जो है, पावर डिपेंड करती है किस चीज पे? पावर का फॉर्मूला है आई वी। वी तो सेम है ना भाई, वी तो ईएमएफ है ना बैटरी का, वी तो बैटरी का ईएमएफ है, ये सेम रहेगा। भाई डायमीटर बढ़ाने से रेजिस्टेंस वायर का हो गया कम, तो करंट क्या हो जाएगा? करंट इंक्रीज करेगा, तो पावर भी फिर इंक्रीज करेगी। बस आंसर दे देना। क्या लिखोगे? Because of the increased diameter, the wire will have less resistance, so more current will flow through the wire. Therefore, power dissipated will be more. Simple. इसका जवाब एक तरह से डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से भी दे सकते थे। इस वाले फॉर्मूला से आप कैसे आंसर देते हैं? आप बोलते हैं यार ये रहेगा सेम और ये हो जाएगा डिक्रीज। ये डिक्रीज होगा तो इसको क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ये सब। अच्छा, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला मत यूज करना, बिकॉज दिस विल गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर यू। लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि ये चीज जो है ये हो रही है कम और ये चीज बढ़ रही। अब कितना फर्क पड़ रहा है? वैसे तो यू कैन काइंड ऑफ सी, इतनी अच्छी आपकी मैथ होनी चाहिए कि आपको पता है कि स्क्वायर वाले फैक्टर की ज्यादा वेटेज है। आई और आर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो आर अगर लेट सपोज हाफ हो रहा है तो आई डबल हो जाएगा, लेकिन आई के डबल होने का ज्यादा इंपैक्ट आएगा पावर पे आर के हाफ होने के बजाय, क्योंकि आई के ऊपर स्क्वायर भी है। तो इन द एंड अगेन अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो वो डबल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए देयरफॉर वो इंक्रीज होगा। सो देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन बट दे ऑल लीड टू द सेम कंक्लूजन। ओके, लास्ट पार्ट। सर्किट शोन इज मॉडिफाइड बाय कनेक्टिंग अ सेकंड बैटरी। दो बैटरियां लगा दी, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा ओवरऑल ईएमएफ पे? ओवरऑल ईएमएफ तो सेम ही रहेगा, 80 आएगा इसका ओवरऑल ईएमएफ। बाय रेफरेंस टू करंट in the resistance wire, state and explain whether the addition of the second battery causes power to decrease, increase or stay the same. बेटा मेरी बात सुनो, वायर के अक्रॉस पीडी अभी भी 8 ही है। combined EMF still 8 volts, so no change in current। करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि करंट क्या होता है? करंट डिपेंड करता है V अपॉन R पे। ये सेम है। वायर के रेजिस्टेंस को उन्होंने छेड़ा नहीं है, इस वाले सवाल के अंदर रेजिस्टेंस को नहीं छेड़ रहे, तो फिर ये भी जाहिर सी बात है सेम रहेगा। अब जब ये भी सेम रहेगा बेटा, तो एंड में पावर पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? पावर तो VI होती है। अब ये भी सेम, ये भी सेम, तो यार ये भी सेम रहेगा। खत्म हो गई बात। बस इतनी यही बात लिखनी है आपने यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 8 है, तो करंट अभी भी वही है जो पहले था, तो पावर अभी भी वही रहेगी। बात सिंपल है, बहुत आसान ये पास पेपर है। आई थिंक इस वाले का थ्रेशोल्ड हाई होना चाहिए। यार अभी आया नहीं है थ्रेशोल्ड, जब आएगा तो इस वाले पेपर का तो हाई होगा, बिकॉज दिस इज लाइक अ इजी पेपर। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल क्वेश्चन जहां वो इतना सा भी घुमा रहे हो। लिटरली एक पार्ट था बस डॉपलर इफेक्ट वाला, 1 मार्क का, वो भी सिर्फ 1 मार्क का था। सोडियम डिकेज बाय emitting बीटा प्लस पार्टिकल and a different nucleus is formed.
स्टेट द नेम ऑफ अनदर लेप्टॉन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बीटा प्लस डिके में दूसरा लेप्टॉन कौन सा वो होता है रिलीज, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो? बिकॉज दिस इज एन एंटी इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखना, जब एंटी इलेक्ट्रॉन होता है तो खाली न्यूट्रिनो रिलीज होता है, जो बीटा माइनस रिलीज होता है जो इलेक्ट्रॉन है तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो होता है। यहाँ पे खाली आप लिखेंगे न्यूट्रिनो, जिसका सिंबल कैसा होता है ये, एक सेकंड होल्ड करना। ओके जी, डिटरमिन द न्यूक्लियन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन में आपको शायद याद हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा था, यहाँ पे सिंपली न्यूक्लियन एंड प्रोटॉन नंबर इक्वेशन बना लो ना यार। सो सोडियम है हमारा ओरिजिनल न्यूक्लियस, और इससे जो नया न्यूक्लियस बन रहा है उसके अंदर देखो बीटा प्लस डिके हो रहा था, तो यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे आएगा 0। तो ये जो भी x बनेगा वॉट एवर दैट इज, इसका जो प्रोटॉन नंबर होगा दैट शुड बी 1 लेस, अग्रीड, और ये तो होना चाहिए सेम। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और यहाँ सिंपली 22 लिख देना चाहिए, कुछ और यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है फर्दर। ठीक है, आसान क्वेश्चन, चैप्टर ही आसान है, ये सवाल आसान पूछते हैं, बनाने को तो मुश्किल बना सकते हैं। core composition of a nucleon in sodium is changed during the decay। कह रहे बीटा प्लस डिके में एक न्यूक्लियन होता है, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील होता है। अब जरा याद करो कि भाई क्या हो रहा होता है बीटा प्लस डिके में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। ऊपर मैंने न्यूट्रिनो की स्पेलिंग भी गलत लिख दी है, मैं तब तक वो सही करता हूँ, तुम लोग तब तक सोचो जी। डू यू रिमेम्बर what happens inside the nucleus during beta plus decay? याद रखनी है चीजें, रट के जानी है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। जो खुद याद नहीं आ रहा मैं इसलिए तुम लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ। इसको हम डिड्यूस भी कर सकते हैं, चलो मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ इसको डिड्यूस करने के लिए। लेट्स सपोज हम अपने नोट्स ही देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोटॉन नंबर कम हुआ है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले कितने हैं, 22 माइनस 11 कितने न्यूट्रॉन्स है, 11 न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन आपका चेंज हुआ है न्यूट्रॉन में। लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा, उन्होंने बोला बता रहे हैं कि भाई ये बताएं कि ये क्या हुआ है, क्वार्क कंपोजिशन में क्या चेंज हुआ है। अब देखो प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन ये होती है, न्यूट्रॉन की होती है ये। तो असल आंसर ये है कि भाई एन अप क्वार्क changes into a down quark। एक और क्वेश्चन बीटा माइनस और बीटा प्लस डिके से बहुत कॉमन है, वो 1 मार्क का ही सवाल होता है हमेशा, कहते हैं स्टेट द फोर्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन बीटा प्लस या बीटा माइनस डिके। कौन सी होती है वो फोर्स, वीक फोर्स। ठीक है, कुछ चीजें बदल रहे चैप्टर में वैसे ही घुसाई नहीं, उसके आगे पीछे लॉजिक एक्सप्लेन नहीं की हुई। ठीक है, सो यू विल जस्ट से वीक फोर्स। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे कि क्या वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स से कैसे डिफरेंट होती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट स्टिल बेरियन जो होता है, बेरियन है, एक बेरियन है, like not talking about baryons in general, they're talking about a specific baryon that consists of quarks that are the same flavor। मतलब जो 6 फ्लेवर ऑफ क्वार्क हैं उसके अंदर या तो सारे के सारे अप हैं या सारे डाउन है या सारे स्ट्रेन है या सारे चार्म है या सारे टॉप है या सारे बॉटम। द चार्ज ऑन द बेरियन इज -2e where e is the elementary charge। कह रहे हैं कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ e द चार्ज ऑफ ईच क्वार्क। बड़ा आसान नहीं है, 3 क्वार्क हैं यार आपके पास, तो मैं कह सकता हूं उन तीनों का चार्ज 3 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ ईच क्वार्क, वो आ रहा है -2e के बराबर। तो एक क्वार्क का चार्ज क्या होगा, या आप q प्लस क्यू प्लस क्यू भी लिख सकते थे लेफ्ट साइड पे, इन दी एंड 3q ही आता, राइट। चलो ऐसे लिख लेते हैं, q प्लस क्यू, तीनों एग्जैक्ट सेम क्वार्क हैं, तो हर किसी पे जो चार्ज है वो q q और q है, हमें नहीं पता क्या चार्ज है, तो 3q जो है वो -2e के बराबर है, तो q की वैल्यू क्या आई, -2/3e। अग्रीड, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, -2/3e, उन्होंने आगे खुद लिखा हुआ -2/3। अग्रीड। अब वो कह रहे हैं कि पॉसिबल फ्लेवर ऑफ क्वार्क बता सकते हैं आप। अब इसके लिए आपको याद रखना है कि कौन सा क्वार्क होना चाहिए, -2/3e वाले क्वार्क की आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा होगा। तो अब इसमें आप
पॉसिबल आंसर जो लिख सकते हैं उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? -2/3 वाला कहाँ है? सारे +2/3 वाले। अच्छा, सही है सही है सही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ये -2/3 है तो ये क्वार्क नहीं होगा बल्कि फिर एंटी क्वार्क होना चाहिए। सो अब देखो, अगर आप नोटिस करें, अगर आपने क्वार्क के सारे चार्ज याद किए हैं, अब का आपको पता है +2/3 होता है। स्ट्रेंज का सॉरी चार्म का आपको पता है कि +2/3 होता है। टॉप का भी आपको पता है +2/3 होता है। अब जाहिर सी बात है कि इनमें से तो कोई नहीं लिख सकते आप, लेकिन आपको पता है कि एंटी क्वार्क्स में बस चार्ज का नेचर जो है वो ऑपोजिट होती है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिवर्स दिस एंड से कि भाई या तो एंटी अप होगा या एंटी चार्प होगा या एंटी टॉप, इनमें से कोई सा भी लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। या तो एंटी अप या एंटी डाउन, सॉरी एंटी चार्म या फिर एंटी टॉप, सब इसमें से एक्सेप्टेबल आंसर। ओके, मेरी क्लास, मुझे 5 बजे पहुंचना है और रास्ता भी 15-20 मिनट का है। आई एम ऑलरेडी लेट। वी आर डन विद द चैप्टर विद द पेपर अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून से हो गया है काफ़ी। रिकॉर्ड भी हुआ हुआ है, मैं अपलोड भी कर दूंगा अगर आपको दोबारा देखना होगा। बट अब बेटा फुल रिवीजन करो, एक काम करो, आज के दिन बैठ जाओ, फुल एक रिवीजन करो ऊपर से नीचे तक। ऑल इंपॉर्टेंट थिंग जो याद करने की चीजें वो याद हो जानी चाहिए। अब बिल्कुल किसी आखिरी रात पे नहीं छोड़ना कि मैं कॉर्क से चार्ज बाद में याद कर लूंगा, या मैं बीटा डिके के जो है वो दूसरा पार्टिकल बाद में याद कर लूंगा, मैं इक्वेशंस बाद में याद कर लूंगा। जो फॉर्मूले हैं, जो डेफिनेशन है, जो चीजें याद करने की वो आज करो। सही है। चैप्टर्स की समरीज बनी बनाई हैं हर बुक के अंदर। आखिरी पेज जो होता है चैप्टर का वो चैप्टर समरी का होता है लाजमी। इफ यू डोंट फाइंड इट, just make your own summaries, that's even better. If you make a summary of every chapter, 1 page summary of every chapter, you will fill about 12 pages, 13 pages, and आपकी A1 रिवीजन हो जाएगी। ये बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का। बगैर देखे बनाओ, फिर बुक की रिवाइज उससे कंपेयर करो कि मैंने क्या मिस कर दिया, एंड दैट्स हाउ यू विल रिवाइज। इंशाल्लाह कल हम पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे, कोशिश तो है कि पूरा सिलेबस A to Z रिवाइज करें एक लंबी सी क्लास में। एंड देन आई maybe गिव यू सम टिप्स, सम कॉमन मिस्टेक्स, थोड़ा सा सोच के रखूंगा मैं क्या मिस्टेक्स हैं जो आप पेपर में अवॉइड कर सकते हो, एंड होपफुली यू आर गुड टू गो। ठीक है, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।